सुप्रभात। कक्षा 10th का जो हिंदी का हमारा टॉपिक रिवाइजन चल रहा हुआ है, रिवीजन, जिसका शीर्षक है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एक रेखा चित्र संस्मरण क्या कि बाल गोविंद भगत। एक बाल गोविंद भगत के नाम के चरित्र का वर्णन है। लेखक के स्वयं के गांव का है वह व्यक्ति, और उस व्यक्ति की प्रत्येक बात को लेखक का आदर्श मानता है। अच्छी उसकी सारी के गुणवान व्यक्ति है, समय का पाबंद है, और वो सारी चीज़ें अपने जीवन में लेखक उतारना चाहता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि बाल गोविंद भगत का जो व्यक्तित्व था वो कैसा था, उनकी वेशभूषा कैसी थी, उनकी दिनचर्या कैसी थी। ये वो सुबह उठते थे और कबीर के अनन्य भगत थे, कबीर के शब्दों का उच्चारण करते थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे देखें, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। ये उनका रूटीन था। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे बिंडे पर, पोखरे का ऊंचा बिंडा मतलब होता है तालाब का किनारा, जो ऊंची जमीन, अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। गाने टेरने का मतलब है उनको गुनगुनाते, गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक अपनी भी कमजोरी बयां कर रहा है कि मैं देर से उठने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ मतलब माह महीना सर्दी का, उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी सुबह उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूर्व में लोई लग गई थी। लोई लगने का मतलब वो होता है लालिमा छा गई थी पूर्व दिशा में थोड़ी सी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुआसा छा गया रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य के आवर्त मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित तो उठते, मालूम होता उठ खड़े हो जाएंगे। यानी काम में इतने व्यस्त हो जाते हो गाते वक्त। कमली को बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कँपा रहा था, किंतु सारे गांव में उनके मस्तक से के शर्म बिंदु जब तक चमक ही उठते। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उसंबरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव में उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियाँ करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेम मंडली उसे दुहराती तिराती धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, यानी उनकी क्रियाओं में इतना लीन हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। उनके साथ ही उनके सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते। सारा आंगन नृत्य के संगीत ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। यानी ये एक पीड़ाजनक बात थी कि उनका बेटे की मृत्यु हो जाती। इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त बोधा सा, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। यानी इसे बच्चों के प्रति और लगाओ। कहीं उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर भी ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। वही साध से उनकी शादी कराई, बड़ी साध से। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत सी दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। उसने उनका बेटा बीमार है, अच्छी इसकी खबर रखने वाले लोगों को फुर्सत कहाँ।
किंतु मौत अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर रहती है। यानी आदमी अपनी व्यस्तता में इतना लीन रहता है कि उसे बीमार का पता नहीं चलता, बल्कि मौत का पता चलते ही सबका ध्यान हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है और कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल सिरहाने एक चिराग जला रहा और सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे। वही पुराना सवर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोह रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने के लिए नज़दीक कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी कभी पतोह के पास नज़दीक भी जाते, उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, मैं कभी कभी पास चली गई। वीरोनी अपने प्रेमी से जा मिली, भलाई से बढ़कर आनंद कौन सी बात है। कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे हैं उसमें उनका विश्वास बोल रहा है। चरम विश्वास हमेशा मृत्यु में विजयी होता है। बेटे के क्रियाक्रम तूल नहीं किया, पतोह ने आग दिलाई उसकी, यानी सारे दुनियादारी के आडंबरों से दूर। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी होगी, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोह रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह भी उनकी आखिरी दलील। इस दलील के आगे बेचारे की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, यानी उन्हें जैसा चाहा था। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम, लोक दर्शन। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को सबल लेने का आज्ञा और गृहस्थ को किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में वही मस्ती। वह अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाले। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम वर छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत, स्वाध्यान, खेती बाड़ी दिन दिन छिंचते, यानी कमज़ोर होते जाते। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया, यानी उनके प्राण निकल गए। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर के गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। ये है इस रेखा चित्र का समापन। शुरू से अंत तक हमने क्या चीज़ देखी, बाल गोविंद भगत के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमी। लेखक ने उनकी सारी दिनचर्या का, सारा उनके व्यक्तित्व का, वेशभूषा का, उनके शब्दों का, उनके गायन का यहाँ पर वर्णन किया। तो प्यारे बच्चों, रिवीजन चला हुआ है और आज के लिए जो पूरा सेकंड जो चैप्टर है आपका बाल गोविंद भगत, ये कंप्लीट इसके प्रश्न अभ्यास, चाहे वो रचना की व्यक्ति से हों, चाहे वो प्रश्न अभ्यास हों, चाहे वो भाषा अध्ययन हो, या फिर शब्दार्थ हों, ये कंप्लीट, या फिर पैसेज पर आधारित प्रश्न हो, इनको आप अच्छे ढंग से याद करेंगे। आशा है आप सबको समझ में आ रही होंगी ये चीज़ें, क्योंकि हमने ये क्लास वर्क में भी किया था और अब भी हम इसको ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो सबको साधारण शब्दावली में है, सबको समझ में आ रहा होगा इसका सरलार्थ। तो इनको याद करें, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। रोजाना का काम करवाया जा रहा रूटीन से, तो आशा है आप इसको समझ के याद कर लेंगे। धन्यवाद।